Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डीएसपी अशोक सिंह जादौन और इनसे हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और डीएसपी बनने तक का पूरा सफर और इस सफर के साथ साथ क्या चुनौतियां रही, किस तरीके से डीएसपी बना जाता है, मेंस में मार्क्स कैसे लाए जाएं, ऐसी तमाम रणनीति पर हम इनसे बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अशोक भाई, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं विकास भाई? बहुत अच्छा हूँ मैं। स्वागत है बहुत बहुत आपका कि ये जो इंटरव्यू है आपका, ये तकरीबन 3 लाख लोगों तक जाने वाला है और जितने लोग अभी घरों में हैं कोविड-19 सिचुएशन में, तो वो आपके इस वीडियो से काफी इंस्पायर होने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कीजिए। जी, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि ये सफर कैसे शुरू हुआ कि मुझे पीएससी की तैयारी करनी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जी। मेरा नाम अशोक सिंह जादौन है। मैं शिवपुरी जिले का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का एक जिला। और बेसिकली मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ। तो मेरा गांव शिवपुरी में एक पिछोर तहसील है, उसमें भौती करके गांव है, वहाँ पे पड़ता है। तो बेसिकली मेरी एजुकेशन स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है 8वीं तक की एजुकेशन। जी। तो सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनको अपना गोल क्लियर नहीं होता है। तो शुरू में हमारे साथ भी यही समस्या रहती थी। हमको कुछ डिसाइड नहीं किया था ऐसा कि कहाँ पे जाना है, क्या बनना है, किस फील्ड को चुनना है। फिर धीरे-धीरे जब 10वीं के बाद जब हम सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जी। तब हमको समझ में आता है कि मैथ वाली लाइन कहाँ पे जाती है, बायो वाली लाइन कहाँ पे जाती है, आर्ट वाली लाइन कहाँ पे जाती है। तो बेसिकली जो हम ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी होते हैं, वो 10वीं के बाद सोचते हैं। तब उनको विषय पे आधारित उनको अपना करियर चुनना होता है कि भाई आर्ट्स लेंगे तो सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आर्ट्स से डॉक्टर तो बन नहीं सकते। तो यहाँ से जो वर्गीकरण अलग-अलग शाखाओं में जाता है। जी। तो तब जाके हमको पता चला कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी, कोचिंग और इतना ज़्यादा वो नहीं था अनुभव। मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, तो मैथमेटिक्स ले लिया। बट एक वो था कि जो सामान्य अध्ययन के जो विषय हैं, आगे कहीं न कहीं काम में आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इस आधार पे हम लोग बढ़ते गए, लेकिन जब 12वीं हम लोगों ने गाँव से ही किया था, मैंने सरकारी स्कूल से। जी। तो मेरे माइंड में मेरा गोल लगभग क्लियर था कि मुझे पीएससी की तैयारी करनी है। तो 12वीं के बाद से ही मैंने ये सोच लिया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा और जो हायर पोस्ट होती हैं एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, उसके लिए जाने मेरा शुरू से फिर ख्वाब बन गया, फिर एक आदत सी बन गई, फिर एक जिद हो गई। बस और ऐसे ही आज वो जिद आपने पा ली और छोटा-सा छोटी कुछ अंश सी। पा लिया मैंने उस जिद का। ग्रेट, ग्रेट। अब मैं शुरू करता हूँ अपने दूसरे प्रश्न से कि सब मैंने जी, जो जितना आपके बारे में सुना है सक्सेस को लेकर, काफी सारे जी, प्रश्न जैसे मेरे दिमाग में आते हैं। एक तो प्रीलिम्स जो आपने एग्जाम दिया, तो जी। मैंने सुना एक कॉमेडी ऑफ एरर्स की तरह मतलब कुछ चीजें रही कि प्रीलिम्स में आप हमेशा बॉर्डर मार्क्स पर रहे। कितनी सच्चाई है इसमें? जी सबसे पहले मैंने प्रीलिम्स दिया था, 2014 वाला प्रीलिम्स दिया था मैंने। जी। जब सीसेट कंबाइंड होता था, मतलब सीसेट के भी मार्क्स को जोड़ा जाता था, तब मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया था। जी। तब मेरे मार्क्स अच्छे थे, बट मैं उस टाइम पे ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया था। शायद मेरी एज लिमिट भी उस टाइम पे कंप्लीट नहीं होती थी, जी। लेकिन मैंने उस टाइम पे प्री क्लियर किया था। लेकिन 2015 और जी। 2016 और 2017 काफ़ी ड्रामा वाला पीएससी रही मेरे लिए, जी। क्योंकि बैक टू बैक पीएससी आ रही थी, देने को मिल रहा था, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ नहीं प्री ना निकलने का। लेकिन 2015 पीएससी में जब 78 कट ऑफ गया था, जी। तो मेरे 77 मार्क्स थे। मतलब क्वेश्चन्स की बात कर रहा हूँ मैं, मार्क्स जी। नहीं। जी। 78 क्वेश्चन जब फाइनल कट ऑफ था, तो मेरे 77 क्वेश्चन सही थे। तो मैं एक क्वेश्चन से अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। फिर अब 2016 वाला आया, तो 2016 में मेरे 81 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 95। ओह! तो 95 मेरे 81 मार्क्स ही थे, तो मैं उस क्लियर कर गया। लेकिन उसको देते-देते मैंने 2017 का दिया, तो वो भी 69 कट ऑफ गया था, मेरे 68 मार्क्स थे। तो ये ले दे के मेरे पास सिर्फ एक ही
प्री था जो क्लियर हुआ था वो भी बॉर्डर से क्लियर हुआ था, 81 कट ऑफ गया था, 81 मेरे जी, मार्क्स थे। जी, बहुत क्रूशियल फाइट रही मेरी और पीएससी की, 2016 वाला जो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, क्योंकि जी, मुझे 2014 में पहले से मेंस देने का एक्सपीरियंस था, जी, तो मुझे पता था और मेरे 710 के स्कोर हुआ था मेरा उस टाइम पे मेंस में जी, और लगभग अच्छा स्कोर था बिना प्रिपरेशन के, बिना कम टाइम में तैयारी करने के बाद। तो उस टाइम पे मार्क्स वगैरह आए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया मैंने अपना कि हम अब जी, कर सकते हैं। तो फिर 2016 के लिए हम लोग बहुत अच्छे से गए। एक काफ़ी अच्छा ग्रुप था हम लोगों के पास स्टडी करने के लिए। तो फिर काफ़ी एडवांटेज मिला उस चीज़ का। बट अगर कभी हम फेल्योर मिली हमको तो उसको हमने पॉजिटिवली लिया और उससे सीखा तो आगे बढ़ते गए। तो इसका रिजल्ट हमको आगे मिला 2016 पीएससी में ही मिल गया हमको इतनी अच्छा रिजल्ट कि फिर हमको वो फेल्योर भुलाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अ, अब मैं आता हूँ मेरे तीसरे प्रश्न पर सबसे कि अ, जी। डीएसपी के लिए आपने प्रेफ़रेंस दिया था, आपकी मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ऐज अकॉर्डिंगली ऐज क्या थी जब आपको 16 में सिलेक्शन मिला डीएसपी पोस्ट के लिए? जब मेरा 16 में सिलेक्शन हुआ था तब मेरी एज थी 21 वर्ष और 7 माह मतलब साढ़े 21 साल आप बोल सकते हैं लगभग। ओहो! साढ़े 21 साल में अटेम्प्ट दिया था मैंने 2016 वाला और उसी में मेरा प्री मेंस और इंटरव्यू सब क्लियर हो गया अच्छे मार्क्स के साथ। तो फिर उसमें मेरी डीएसपी में भी पहली रैंक आई थी अपने 2016 वाली पीएससी में। ग्रेट, तो ग्रेट। काफ़ी अच्छा आगे के लिए भी एडवांटेज मिल गया। आगे प्रमोशन के लिए आगे संभावनाएँ खुल गई हैं। बहुत-बहुत बधाई हो आपको। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जी, सबसे तमाम क्वेश्चन जब मैंने अभी तक इंटरव्यू किए तो एक क्वेश्चन जनरली लोग पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैंने जी, सोचा कहीं क्यों ना मैं इसे किसी डीएसपी से पूछूं इसे काबिल डीएसपी से। तो मेरा प्रश्न जी, ये जी, है कि जो इस पोस्ट के लिए जो एस्पिरेंट्स को जो जितनी एलिजिबिलिटीज चाहिए वो क्या-क्या है? क्या एज लिमिट चाहिए? क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली? एक्चुअली क्या है कि जो डीएसपी की पोस्ट रही पहले पीएससी काफ़ी ट पहले से इस चीज़ को लेके कंसर्न रहा है कि डीएसपी की पोस्ट के लिए एक फिज़िकल मेजरमेंट्स होना चाहिए, बिल्कुल। एज लिमिट होनी चाहिए, ज़्यादा एज के लोग ना आएँ। तो बेसिकली जब 2014, 15 या 16 वाली जो पीएससी हुई थी, जी। उनमें एज लिमिट को लेके एक अ, रेस्ट्रिक्शंस थे कि 20 से 25 एज ग्रुप था जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 28 और 32-33 एससी-एसटी का। तो क्योंकि 2017 से वो एज 28 हो गया, अब तो 32 या 33 कर दिया है एमपीपीएससी ने, जो भी अभी है वर्तमान में। तो जी, हमारे टाइम पे काफ़ी क्लोज़ था एज, 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए। तो इसके साथ-साथ हाइट भी माँगी जाती है, जो कि शायद इस पोस्ट के लिए मेरे हिसाब से सही है, 168 सेंटीमीटर पुरुषों में और 155 सेंटीमीटर महिलाओं की न्यूनतम इतनी हाइट होनी ही हाइट चाहिए। होती है। जी, तो वो मेजरमेंट हमारे होते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा फिजिकल भी देखा जाता है कि फिजिकली कोई डिसेबल्ड ना हो, कलर ब्लाइंड ना हो, कोई ऑर्गन डिसीज़ ना हो, कोई मेजर डिसीज़ ना हो। तो ये सब जो भी एक यूनिफ़ॉर्म जॉब के लिए या पोस्ट जॉब के लिए क्योंकि इसकी ट्रेनिंग काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी टफ होती है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना होना चाहिए। तो अ, ये कुछ बेसिक सी नीड होती है इस पोस्ट को लेके। तो जी, बेसिकली यही रहता है कि पीएससी के प्रिपरेशन के दौरान ही कुछ लोग इस वजह से भी बाहर हो जाते हैं कि उनकी एज नहीं होती। बट अब एज चूँकि पीएससी ने 21 टू 32 कर दी है, तो अब एज इतना बड़ा बड़ा कंसर्न नहीं है। अब मेन कंसर्न आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल कंडीशंस आ जाती हैं। तो वो तो गॉड गिफ्टेड होती है, जिसके पास जो चीज़ है वो है और नहीं है बिल्कुल। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपने 14 का मेंस दिया था और उसके बाद जब आपने 16 का मेंस दोबारा लिखा, इन दोनों जी। मेंस में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया कि 14 के मेंस में मैं ये चीज़ें नहीं लिख पाया जो मैंने 16 के मेंस में इम्प्रूव की? जैसे 2014 में जब मेंस लिखा था मैंने, जी, तो विकास भाई आपको शायद याद होगा कि 2013 में सब्जेक्टिव मेंस होता था। बिल्कुल, 2014 में पहली बार सीसेट आया था और पहली बार 4 जनरल स्टडी के पेपर आए थे और सब्जेक्ट हटा दिए थे। बिल्कुल। तो जो हमको गाइड करने वाले जो भी लोग थे हमारे, जी, जो हमको गाइड करते थे या जो भी टीचर थे या मे बी जो नोट्स थे, तो जो वर्ड लिमिट थी, शब्द सीमा हम जो लिखते थे आंसर्स में
वो कुछ ज़्यादा ही जा रही थी और इवन पहली बार इस कांसेप्ट पे पे बेस्ड पीएससी हो रही थी, तो लोगों को इतना आइडिया नहीं था। जी। शायद सिलेबस भी उतना ज़्यादा कलेक्टिव मोड में नहीं था, हुँ। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में, ना कोई ऐसी बुक मार्केट में थी। तो आपके जी, अपने खुद की स्टडी थी, खुद का कलेक्शन था, इसके बेसिस पे आपने मेंस लिखा और जी, प्लस आंसर राइटिंग के लिए किसी के पास एक पर्टिकुलर सर्टेन फॉर्मेट नहीं था। जी, लेकिन जब 2015 वाला भी हो गया, 2016 वाला भी हो गया और सिलेबस चेंज हुए 1 या डेढ़ साल हो गया, तो काफ़ी सारे अच्छे मटेरियल्स आ गए, आंसर लिखने के पैटर्न आ गए। उम, अ, डायग्राम वगैरह से लिखना या शब्द सीमा को कैसे कंट्रोल करना है, 3 नंबर, जी, 6 नंबर, 15 नंबर वाले किस प्रकार से लिखना है। और फिर उसके बाद जब 2014 के सिलेक्टेड लोगों के भी व्यूज़ आने लगे। टीचर्स को भी काफ़ी नए सिलेबस को लेके मतलब बच्चे फ्रेंडली हो गए कुल मिला के। तो 2014 का जो एक्सपीरियंस था वो नो डाउट काम में आया क्योंकि किसी भी चीज़ को बाहर से देखना और खुद एक्सपीरियंस करना अलग चीज़ होती है। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से बेटर कुछ नहीं होता इस दुनिया में, चाहे आप फेल हुए हों, चाहे आप सक्सेस हुए हों। बिल्कुल, तो ग्रेट। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे 2014 वाले मेल से, इसलिए 2016 वाले में काफ़ी मैं सर्टेन था कि इतने अच्छे मार्क्स अगर आए हैं, तो मे बी आपको कुछ मार्क्स और लाने हैं जी, और आप क्वालीफाई कर जाएँगे। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो जो अगला सवाल है कि मेंस की तैयारी करते हुए क्या टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमें? मतलब हमारी राइटिंग स्किल पर हमें कहाँ और किन-किन पॉइंट्स पर फ़ोकस करना चाहिए? क्या ज़रूरी बातें हो सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ये पीएससी आपका का जो प्रश्न है, ये जी, पीएससी की मैं रूट कह सकता हूँ, जड़ कह सकता हूँ, जी, क्योंकि अगर हम आज बात करें कि आज 2019 पीएससी 20 पीएससी होने वाली है। काफ़ी पुराना सिलेबस हो गया है, अगर थोड़े बहुत चेंजेज़ भी किए हैं तो कोई मेजर चेंजेज़ नहीं किए हैं। पेपर का आंसर की वर्ड लिमिट कम करना, 6 की जगह 5 का करना, ये कोई चेंजेज़ नहीं होते। सिलेबस ज्यों की त्यों है और उसको स्टडी करने की मेथड भी ज्यों की त्यों है। जी, बेसिकली अगर हम आज बात करें तो पीएससी हम पढ़ते रहते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं, बट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो बिल्कुल, अभ्यास होता है जो हमको परफेक्ट बना देता है। वो अभ्यास हम कहाँ कर रहे हैं? बार-बार किसी चीज़ को याद करेंगे, नो डाउट हर किसी का माइंड इतना शार्प नहीं होता कि वो याद करे। टेस्ट क्योंकि चूँकि हमें वहाँ रिप्रेज़ेंट अपने आप को लिख कर ही करना है, जी, और वो चीज़ टेस्ट सीरीज़ से हम इम्प्रूव कर पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ मतलब एक जड़ है पीएससी की। अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, तो आप अपने आंसर को मतलब जब सुनार होता है जो डायमंड को घिसता रहता है, वो चमकने लगता है, ऐसे ही आपका आंसर चमकने लगता है किसी दिन। और आपका आंसर किसी दिन उस स्टेज पे पहुँच जाए, एक आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर पूरे पेपर और स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, आपका अगर आंसर किसी स्टेज पे पहुँच जाए, कोई बोल दे वाओ! क्या लिखा है आपने, मतलब आप सिलेक्ट होने की दहलीज पे हो, आपका रिजल्ट उस दिन ओपन है। तो ग्रेट, वो चीज़ आप टेस्ट सीरीज़ के बिना और कैसे भी नहीं कर सकते। आप अगर टेस्ट सीरीज़ आप कंटिन्यू जॉइन कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे करो, चाहे फ्री की करो या मेल्स की करो जी, या इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आप मॉक टेस्ट दो। तीनों का अपना-अपना है मतलब मेजर इम्पोर्टेंस है इस पीएससी के फील्ड में। ओके, ग्रेट। जी। हाउ लॉन्ग टू प्रिपेयर कितना हमें मेंस के लिए समय देना चाहिए? एक हम अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। हमारे पास सारी मदर बुक्स अवेलेबल हैं, जो-जो हमें जी, जी, चाहिए। हमारे पास नोट्स मेकिंग की प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। तो जी। कितना समय रिवीजन मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि रिवीजन का कितना इम्पोर्टेंस है और नोट्स मेकिंग का भी कितना इम्पोर्टेंस है मेंस को लेकर? जी ये भी काफ़ी मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप फ़ील कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहली बार सिलेबस को पढ़ेंगे, आपको नो डाउट बहुत टाइम लगने वाला है, 4 से 5 महीने लगेंगे और आप एक बार कंप्लीट कर पाएँगे। जी, आपको लगेगा बहुत टाइम लग गया। बट पीएससी का सिलेबस ऐसा है, आप जितनी बार इनको रिपीट करते जाएँगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएँगी आपकी जिनको आपको कभी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें आपको सिर्फ़ आंसर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कुछ नया बिल्कुल। आपको स्टडी नहीं करना, जो बेसिक से सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। मेबी आपको साइंस में कुछ नया पढ़ना करंट ऐड करना पड़ सकता है, आंसर में कुछ नया ऐड करना पड़ता है, बट आपको हिस्ट्री और पॉलिटी में कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना। जी, करंट से थोड़ा-सा कोरिलेट करना है। अगर आपका पूरा मटेरियल आपको तैयार है, तो मेरे हिसाब से 40 दिन और 45 दिन इस सिलेबस को एक बार पूरी तरह से फिनिश करने के लिए, लिख कर देखने के लिए और स्टडी करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। तो अलग-अलग कंडीशंस भी हो जाती हैं, सबका अपना अलग-अलग
जी। कैचिंग पावर भी होती है किसी भी चीज़ को। बट फिर भी मेरे हिसाब से हम लोग तो मैं तो उस स्टेज पे पहुँच गया था और मेरे साथ वाले हम लोग सेम अ, ग्रुप में स्टडी करते थे तो सेम सब्जेक्ट स्टडी करते थे और सेम चैप्टर स्टडी करते थे। तो एक डिस्कशन का भी अपना इम्पोर्टेंस होता था, जी। जिससे सिलेबस और जल्दी खत्म हो जाता था। क्योंकि जब आपके मन में डाउट्स रहेंगे, अभी मेरे मन में डाउट्स थे किसी सब्जेक्ट को लेकर, मेरा डाउट अगर अगर कोई अभी क्लियर कर दे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप चैटिंग पे या कोई सामने खड़ा होके, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा और अगर नहीं मिला तो मैं वहीं अटका रह जाऊँगा। वहीं अटका रह तो जाऊँगा। वो चीज़ डिले करती है, अगर आपके डाउट्स टाइम पे क्लियर नहीं होते, वो चीज़ सिलेबस को डिले करती रहती है। ओके। बाकी अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला है, तो 1 महीने से ज़्यादा का सिलेबस है ही नहीं वैसे, जो पीएससी का जो पैटर्न है अभी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। इंटरव्यू को लेकर आपके दिमाग में क्या पॉइंट्स थे? मतलब आपने इंटरव्यू की तैयारी की या इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए? अगर तैयारी करनी चाहिए तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इस चीज़ का कोई जवाब मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं है। जी। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी की नहीं जाती, वो अपने आप होती रहती है बेसिकली। आप प्री पढ़ते हैं, मेंस पढ़ते हैं, तो ये आपकी पर्सनल स्किल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीएससी की तैयारी दे रहे हैं, आपको इंटरव्यू देना है और एक आपको काम करना है, ये आपका एग्ज़ाम है। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है सबसे पहले तो, ना कोई टेस्ट है। ये आपकी पर्सनल स्किल होती है, जी। कम्युनिकेशन स्किल होती है, नॉलेज होती है और उसको रिप्रेज़ेंट करने का तरीका होता है, बातचीत करने का तरीका होता है और आपका आचार-व्यवहार सामान्य-सी चीज़ है, कोई इंटरव्यू बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ तो जनरली किसी भी अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान में होनी ही चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे पीएससी का हो। मेबी ग्रेट। हम देखते हैं कि अच्छा ऑटो वाला होता है, अच्छा टैक्सी वाला होता है जो कस्टमर को कन्विंस कर पाता है, तो वो अच्छी रेट पे कस्टमर को छोड़ता है, ड्रॉप करता है, ज़्यादा अर्न करता है। तो ऐसे पीएससी का इंटरव्यू है, कुछ नया नहीं है। बट ये है कि हमको सब्जेक्टिव नॉलेज तो होनी ही चाहिए और उसको अगर कोई किसी को व्याख्या करके बतानी हो, समझाना हो, किसी फैक्ट पे डिबेट करनी हो, तो उसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो वो एकदम से नहीं आती, उसके लिए आपको कंटीन्यूअस रहना पड़ता है, छोटी-छोटी चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस से जज करना होता है। तो बेटर मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि इस भ्रम में ना रहें कि पीएससी का जब मेंस निकलेगा, तो हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तैयारी करेंगे। बेसिकली ये सब फैक्ट गलत है कि मॉक टेस्ट होता है, वो इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए लिया जाता है या वो उस टाइप की प्रोसेस है, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती, वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि अब आप किस स्टेज में हो। बिल्कुल। अब मैं वापस मेंस वाले पार्ट पर थोड़ा-सा आना चाहूँगा कि जी, जी, इंटरव्यू जी। में कि मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस हमारे सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए जैसा अभी तक आपकी बातों से जो समझा है और जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि मॉक बिल्कुल, टेस्ट जो है वो हम अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कि हम कहाँ पहुंचे हैं और हम कितने कॉन्फिडेंट है चीजों को लेकर, कितने ऑनेस्ट है अपने बिल्कुल। इंटरव्यू को लेकर। मेंस को लेकर मेरा प्रश्न ये है कि हमारे पास वर्ड्स काफी सारे हैं लिखने को मेंस में, जी, और हर पेपर की सब्जेक्ट्स की अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एथिक्स है, पॉलिटी है, सबके अपने एक पर्सपेक्टिव है। तो इसमें जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इतना टाइम मैं लूं और इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करूं तो इतने टाइम में मेरा वहां पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इसको लेकर एक मास्टर प्लान क्या होना चाहिए? अ, विकास भाई जैसे आपने बताया टेस्ट सीरीज का अभी जी। जो प्रश्न आया था, तो अगर टेस्ट सीरीज में अगर आप कंटिन्यूअस हैं, तो आप कंप्लीट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज जॉइन किए हुए हैं जी। और कंटिन्यू लिख के देख रहे हैं, तो बेसिकली टेस्ट सीरीज आप अलग-अलग सब्जेक्ट की भी लिख के देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस की 15 नंबर वाले लिख के देख सकते हैं। तो पूरा 300 नंबर का पेपर लिख के भी देख सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे, आपका एक भी आंसर मिस नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिस करते-करते आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा ओवर राइटिंग हो रही है। तो वो चीज़ तो मैनेजेबल है। प्रैक्टिस से बहुत ईज़िली आ जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और आप कंप्लीट करने लगेंगे। उसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जो एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपको लिखना क्या चाहिए? जी। उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आप सिलेबस को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ने के साथ ही आप उसमें से 3 नंबर के, 6 नंबर के या 15 नंबर जो पहले होते थे, अब तो 5 नंबर के और 11 नंबर का होने लगा। जी। तो आप अगर सिलेबस में से क्वेश्चन बनाने लग गए,
तो आपको ये समस्या कभी नहीं आने वाली है कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर में क्या मटेरियल डालना है। ये आपकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। तो पढ़ते-पढ़ते ही अगर आप उसमें से क्वेश्चन खुद बनाने लगे अपने लिए, तो आपको नहीं आएगी कभी समस्या। अगर आप आंसर से क्वेश्चन बनाना सीख लेंगे पहले से ही, तो आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेसिकली जो पूछा जाता है, हमको सिर्फ़ वही लिखना है, सिंपल सी है, कुछ लोग एक्स्ट्रा लिख के आ जाते हैं। तो 3 नंबर, 5 नंबर और जो बाकी 11 नंबर, उनमें ज़्यादा आपको मेरे हिसाब से तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो पूछा गया है, सिंपल आपको वही लिखना है। ग्रेट। बाकी जो आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए, व्याख्या कीजिए या कुछ घुमा-फिरा के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जी, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करें। आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें और बिल्कुल। आंसर लिखते टाइम में जो बड़ा वाला लॉन्ग वाला आंसर लिखते हैं, अगर जी, आप आधा आंसर लिख चुके हैं, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें। कहीं आप अपना उत्तर लिखते टाइम भटक तो नहीं रहे हैं उसके मूल भाव से, आंसर के मूल भाव से। तो इसकी भी वही प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये चीज़ भी आपकी परफेक्ट हो जाएगी। ग्रेट, ग्रेट। नाउ कम्स टू द फाइनल क्वेश्चन। जी, अभी जो है अपकमिंग जो ओके। न्यू सिलेबस है और जो पुराना सिलेबस है, जी, उन दोनों को आप जी, किस जी। तरीके से देखते हैं कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि नया सिलेबस में ये अच्छाइयाँ हैं मतलब खूबियाँ हैं या कमियाँ हैं, पुराने सिलेबस की तुलना में क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या कमियाँ हैं? दोनों। जी, मैं पीएससी का मेरे हिसाब से सिलेबस चेंज करने का जो उद्देश्य है, वो यह रहा होगा कि जी, जो सिलेबस पुराना वाला है, उसपे काफ़ी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, 5 पीएससी हो चुकी हैं उसपे, जी, 4-5 पीएससी हो चुकी हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स उस सिलेबस को ग्रैब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो ऐसे में वो लोग परफेक्ट हो जाते हैं। नया स्टूडेंट्स को कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं होता। बिल्कुल। समझ रहे हैं? जैसे क्रिकेट आप देख लें, तो क्रिकेट में भी कुछ-कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं। कभी वो पावर प्ले वाला चेंज कर दिया, तो ये उस टाइप का ही चेंजेज़ है। मेरे हिसाब से कोई मेजर चेंज नहीं है, बड़ा चेंज नहीं है। जी, सिलेबस को ऊपर-नीचे कर देना, मगर एक्ट्स को हटा दिया है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा-सा नेगेटिव है क्योंकि उसमें जो था एक्ट और उसमें जो सेक्शंस पढ़ाए जाते थे, वो हमारे जनरल आम, चाहे वो मानव अधिकार आयोग के हों, चाहे एससी-एसटी एक्ट के हों या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भ्रष्टाचार अधिनियम या आईपीसी या सीआरपीसी की जो भी महत्वपूर्ण जो भी सेक्शंस थे उसमें, जी, वो बेसिकली कॉमन सी चीज़ थी, वो नहीं हटाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो थोड़ा-सा सिलेबस वीक हो गया है, ईज़ी हो गया है, बट ये पैटर्न थोड़ा-सा और वैसा हो गया है, पैटर्न थोड़ा लूज़ हो गया है। इस पैटर्न बहुत आसान पैटर्न हो गया है। ओके। बाकी क्योंकि जो 15 नंबर का जो पहले लिखने को होता था और शब्द सीमा भी ज़्यादा थी, तो जी, वो क्वेश्चन उसमें फिर धीरे-धीरे मैंने देखा था 17 और 18 वाली पीएससी में कि जो क्वेश्चन्स आने लगे थे वो यूपीएससी टाइप आने लगे थे, आपने भी देखा होगा ये। बिल्कुल, यूपीएससी को टच करने लगे थे जो 15 नंबर के क्वेश्चन्स थे। वो चीज़ अब 11 नंबर में नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा एलैबोरेट करने का या व्याख्या करने का या उस टाइप के क्वेश्चन्स नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी ईज़ी हो गया है पहले से तो सिलेबस, एक्ट भी नहीं है तो फैक्ट्स भी याद नहीं करने हैं आपको। बिल्कुल। काफ़ी राहत मिल जाएगी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। ग्रेट। सबसे पहले अब आखिरी में मैं आपको पहले बधाई देना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से फ्रंट लाइनर का काम कर रहे हैं। हमारे आप हेल्थ हीरोज़ हैं। दिन-रात जी, हमारे लिए लगे हुए हैं हर सिचुएशन से डील करने के लिए। तो जी, जी। पूरा अनअकैडमी परिवार जो है बहुत-बहुत आभारी है आप सभी लोगों का, जो इतने यंग जी, स्टेज जी। में थैंक आकर यू। आप देश को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहे हैं। अब मैं फाइनल जी, वर्ड्स जी, चाहता थैंक हूँ यू। आपके स्टूडेंट्स के लिए जो अभी घर में हैं, कोविड-19 सिचुएशन में हैं, अ, घरों में हैं और तो वो किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं? आपका क्या मैसेज हो सकता है? मेरा यही मैसेज है कि आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है। जी, मैं इसको समझ सकता हूँ कि बेसिकली आप एंगेज होके प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ऐसा ही बन के रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ की आदत आप डाल लीजिए तो आपके लिए अच्छा है। आदत जितनी जल्दी पड़ जाएगी, रिज़ल्ट भी उतनी ही जल्दी मिल जाएगा, नो डाउट। क्योंकि और यही कहना चाहूँगा कि अपना एक फिक्स रूटीन बनाइए, सिलेबस समय टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए और अपनी एक जो रूटीन है उसको आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इतने आवर्स स्टडी के लिए रखे हुए हैं, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को टेंस हो उस चीज़ को लेके। जस्ट ईज़ी वे में कंप्लीट कीजिए, आज नहीं पढ़ पाए कल पढ़ लेंगे, बट माइंड कूल रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए
बस मैं एक चीज़ और ये कहूँगा कि अगर आप इस सिविल सेवा में आना चाहते हैं, जी, तो अ, वो जो आपके भाव होते हैं सेवा को लेके वो एकदम प्योर और पॉजिटिव होनी चाहिए। तब आप इस आपका जो टारगेट है, गोल है अ, उसको आप अचीव करने के बाद रियल में एन्जॉय कर पाएँगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ होगी और ये होगा, वो होगा, रौब-रुतबा ये सब, तो ये सब राजा-महाराजाओं के ज़माने नहीं है, लोकतंत्र है। आपको बिल्कुल। जनता का सेवक बन के काम करना है और कुछ नया चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ़ में। बस ये है कि आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी, काम करने के लिए एक ज़रिया मिल जाएगा और जो चीज़ आप कहीं और नहीं पा सकते, तारीफ़ और एक अच्छा एक्सपीरियंस, गुड लाइफ़, वो आपको मिलेगी, नो डाउट मिलेगी। तो एक अच्छे मन से, अच्छे भाव से, एक प्योर माइंड से, बिना किसी ओवर एक्साइटमेंट में, नॉर्मली इस जॉब में आने के बाद वही कीजिए, जो बाकी के लोग करते आए हैं। हम लोग यहाँ आने के बाद कुछ स्पेशल नहीं हो जाते, हम लोग वही हैं जो सदियों से लाखों लोग करते आए हैं। हमारे पहले भी ये भारत ऐसा ही था और हमको इसको और आगे आगे ऊँचाइयों पे लेके जाना है। तो आप सिर्फ़ इसमें सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ वग़ैरह लेके बिल्कुल आइए, कुछ प्लानिंग कीजिए अपनी फ्यूचर को लेके, जॉब को लेके, अपनी पोस्ट को लेके बिल्कुल अपने मन में एनर्जी रखिए, एक्साइटमेंट रखिए और मैं तो कहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में आइए, सबसे बेस्ट है आपके लिए, अगर आप आ सकते हैं, कैपेबल हैं, आपकी आप जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल करते हैं। नो डाउट अच्छा करियर है बिल्कुल, आपको बहुत सभी लोगों को आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपको भी विकास भाई बहुत सारी शुभकामनाएँ थैंक यू सो कि मच। आप ऐसे ही बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें, बच्चों को जो अभी मीडिया के माध्यम से या अदर यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, जो अभी नहीं हो पा रही है, उनका जो टाइम है जो उनके डाउट्स हैं, वो आप क्लियर करते रहें बिल्कुल। खुशी होती है मुझे जब मैं देखता हूँ आपको कि आप अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसा कर रहे हैं, तो नो डाउट और आप लोग भी अपने एक-एक टाइम को, एक-एक पल को यूटिलाइज़ कीजिए पॉज़िटिव वे में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो ओवर मच। टू जय यू। हिंद। जय हिंद।